क्या आपको पता है कि स्पेस एक्स का जो रॉकेट था ड्रैगन 2 उसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट का यूज हुआ था उसका यूआई बिल्ड करने के लिए। जावास्क्रिप्ट से हम मोबाइल एप्लीकेशन भी बिल्ड कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बिल्ड कर सकते हैं, बैकएंड सर्वर भी बिल्ड कर सकते हैं, वेबसाइट्स भी बिल्ड कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम उसको स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर भी पुट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बहुत सारी जगहों पे यूज हो सकती है। और एक और कंफ्यूजन जो होती है बच्चों के दिमाग में वो ये होती है कि यार जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस अलग अलग हैं, या ये नोड जेएस क्या है, ये एक्सप्रेस जेएस क्या है, ये व्यू जेएस क्या है, एंगुलर जेएस क्या है, और जब जावास्क्रिप्ट थी तो रिएक्ट जेएस क्यों ले आए आप, इतने सारे जेएस है क्या ये, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा सवाल होगा। तो आज मैं इन तीनों सवाल के जवाब दूंगा। तो लाइए शुरू करते हैं, फिर एक के बाद एक मैं इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। अब जो जावास्क्रिप्ट है ना वो बहुत स्मार्ट है। वो ना एक एनवायरनमेंट के अंदर चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। आप वो एनवायरनमेंट इंस्टॉल करते हो और आपको जावास्क्रिप्ट साथ में मिल जाती है। तो सिंपल भाषा में क्या है कि आप एक या तो ब्राउजर इंस्टॉल करते हो या आप नोड जेएस इंस्टॉल करते हो और उसके अंदर ही आपको जावास्क्रिप्ट मिल जाती है। तो यार इसमें जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, ये ब्राउजर और नोड जेएस फिर करते क्या है, देखो। अब इसके अंदर ना मेजर जो चीज है ना आपके पास, कि इसके अंदर जो लॉजिक जो है वही सिर्फ जावास्क्रिप्ट से लिखा जाता है। जो फॉर लूप व्हाइल लूप इफ एल्स है वही सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखा जाता है, और इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट का इंजन। और अलग अलग ब्राउजर्स अलग अलग जावास्क्रिप्ट इंजन इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास गूगल का V8 होता है, आपके पास स्पाइडर मॉन्की है फायरफॉक्स का, मोजिला का, एप्पल वालों का वेबकिट है। तो अलग अलग आपके पास जो इसके इंटरप्रेटर हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन, वो ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का मेजर काम क्या है कि ये एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ लॉजिक प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सारी फीचर्स A to Z सारी फीचर्स आपकी एनवायरनमेंट ही देगा, या तो नोड जेएस देगा, या तो ब्राउजर देगा, या तो रिएक्ट नेटिव, कहीं भी आप जो भी इंस्टॉल करोगे जो सॉफ्टवेयर है वो देगा फीचर्स आपको। तो मतलब कि कुछ भी प्रिंट करने की, इनको हम लोग एपीआईज भी कहते हैं, फैंसी वर्ड में इनको एपीआईज बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हो कि फीचर जो है सारी की सारी वो कौन देगा, आपको आपका एनवायरनमेंट ही देगा। जैसे कि अगर मैं ब्राउजर की बात करूं तो console.log डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट में कोई प्रिंट करने का तरीका नहीं है कंसोल पे, वो ब्राउजर देता है तुम्हें, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास सेट टाइम आउट, बहुत बच्चों को पता होगा। सेट टाइम आउट दुनिया मानती है कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, कहीं कहीं डिफाइंड नहीं है। ये ब्राउजर और नोड जेएस वालों ने इंप्लीमेंट कर रखा है, तो दुनिया मानती है कि जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, ये इनका पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद ब्राउजर को जो चीज़ चाहिए होंगी, जैसे कि HTML CSS, कैमरा को एक्सेस करने की सारी जो फीचर्स हैं ये सारा यही देगा। तो लॉजिक जो है वो लैंग्वेज देती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा मेजरली कोर्सेज में ब्राउजर पहले पहले स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने नोट जे स्टार्ट कर दी, क्योंकि लॉजिक तो सेम ही है ना। आप कभी जावास्क्रिप्ट थोड़ा इंस्टॉल करते हो, आप क्या इंस्टॉल करते हो, या तो नोट करोगे, या तो ब्राउजर करोगे, या तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए इलेक्ट्रॉन करोगे। लेकिन कभी आप जावास्क्रिप्ट रिमोटली कहीं पे अलग से जावा की तरह या पाइथन की तरह इंस्टॉल नहीं करते, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अंदर बनी बनाई आ जाती है। तो आपको एनवायरनमेंट एपीआई देता है, जावास्क्रिप्ट साथ में इंस्टॉल करके देता है आपको। उसके अलावा अब जैसे देखो, ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत जगह यूज होती हैं। जैसे आपके 8 कोर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको मैनेज करने के लिए थ्रेड्स भी यही मैनेज करता है। अब बहुत सारे काम होते हैं तो उनको उनकी क्यूइंग करनी पड़ती है। तो ये सारे काम, जो सारे कॉम्प्लेक्स काम है ना, वो सारा आपका एनवायरनमेंट देखता है। तो क्यूज वगैरह सब कुछ आपका एनवायरनमेंट ही देखता है, ठीक है। तो पहली चीज इसके अंदर जो जो जावास्क्रिप्ट है वो जस्ट एक लैंग्वेज है जो एक एनवायरनमेंट के अंदर चलती है। तो जो मेजर एनवायरनमेंट्स हैं वो है ब्राउजर और नोड जेएस, ठीक है, जिनको आप इंस्टॉल करते हो और इसके साथ ही जावास्क्रिप्ट बनी बनाई आती है, ठीक है। तो ये होता है मेजरली, इसीलिए आप या तो ब्राउजर के साथ जावास्क्रिप्ट सीखते हो या तो नोड जेएस के साथ सीखते हो, ठीक है। या अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन जेएस भी आता है, इलेक्ट्रॉन जेएस भी आता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग, जैसे कि फोटोशॉप के अंदर भी आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कुछ ऑटोमेट कर सकते हो, तो वो भी एक एनवायरनमेंट है। वो पूरा वीडियो वो फोटो एडिटिंग का टूल है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लॉजिकली आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। लेकिन जो फीचर्स और जो एपीआई होंगी वो एनवायरनमेंट देगा। तो 100 बात की एक बात कि भाई जावास्क्रिप्ट एक एक डब्बे में आती है जहाँ पे सिर्फ लॉजिक जावास्क्रिप्ट का होता है, बाकी फीचर आपका एनवायरनमेंट दे रहा होता है। तो मतलब कि नोट जेएस और ब्राउजर वाले ने बहुत सारा कोड लिखा होगा जो जिससे बात करने के लिए एक मीडियम है जैसे आपका आपका जावास्क्रिप्ट। तो मैंने पहली बात ये कर ली। अब सेकंड
बात ये है कि यार देखो ये ECMA स्क्रिप्ट, ES6 जावा स्क्रिप्ट, वनीला जावा स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। इससे इससे पहले थोड़ी सी मैं जावा स्क्रिप्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है ना, ठीक है यार, ये ना सिर्फ 10 दिन में बनाई गई थी, ठीक है। सिर्फ 10 दिन में बनाया था ब्रेंडन आइक ने, ठीक है। जो नेटस्केप एक ब्राउज़र होता था, अब वो बंद हो गई कंपनी, ठीक है, क्योंकि 10 दिन में इतने जल्दी जल्दी काम करोगे तो बंद ही हो गया आप। तो 10 दिन के अंदर ये लैंग्वेज बनाई थी, पहला प्रोटोटाइप इसने ही निकाला था। और मोजिला जो है फाउंडेशन, वो इन्होंने स्टार्ट करी, MDN जो आप पढ़ते हो वो इन्होंने स्टार्ट करी थी। तो ब्रेंडन नाइक ने 10 डेज के अंदर उनको एक लैंग्वेज बिल्ड करनी थी जो ब्राउजर के अंदर चले, ठीक है। और वो फिर दुनिया अब यूज कर रही है, ठीक है। तो सिर्फ 10 दिन बनाने बनाने के चक्कर में ना इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट बहुत ब्रोकन है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इट इज एज ब्रोकन एज इट इज परफेक्ट, मतलब कि बहुत सही लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने क्या क्या करा, उनके सीनियर ने कहा कि देखो भाई जावा इस टाइम पे बहुत पॉपुलर है, तो सिंटेक्स उसका ले लो भाई, सिंटेक्स चुपचाप उसका ले लो, ठीक है। अब ना तुम्हें शायद पता होगा, जो ओरेकल कंपनी है ना, ओरेकल कंपनी ने सन माइक्रो सिस्टम को बाय करा था, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी थी जिसने ऊप्स के बेस पे लैंग्वेज बनाई थी। तो उसने दो लैंग्वेज बनाई थी, जावा और सेल्फ, ठीक है। तो जावा से क्लास से ऑब्जेक्ट बनते हैं, सेल्फ के अंदर आपके ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनते हैं। जैसे हम ह्यूमंस है ना, तो उनमें उनमें अलग तरीका है कि हम ह्यूमंस हैं तो हमारे पेरेंट्स से हम बने हैं ना, तो सेल्फ के अंदर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो यहाँ से इन्होंने उठाया सिंटेक्स कि भाई उठा लो सिंटेक्स, क्योंकि हमें जावा स्क्रिप्ट के, जावा के सारे डेवलपर हमें लाने हैं। सेल्फ से उठाई ऊप्स। और एक और चीज है जिससे ये काफी पावरफुल बन जाती है, जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग कि इसके अंदर आपके फंक्शन वेरिएबल की तरह बिहेव करते हैं, ये वाली फीचर जो मैं आगे की चीज़ों में बताऊंगा तुम्हें। तो इन तीनों को कंबाइन करके बंदे ने 10 दिन में एक लैंग्वेज बना के दे दी, जिसमें इंप्रूवमेंट के काफ़ी सारे स्कोप थे, ठीक है। तो 10 दिन में एक ब्रोकन सी लैंग्वेज बना के दे दी कि भाई ये अब दुनिया दुनिया चलाएगी, ठीक है। इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था शुरुआत में, ठीक है। बाद में उनको अच्छा लगा कि भाई जावा वालों को अट्रैक्ट करना है, तो इसका नाम डालो जावा स्क्रिप्ट। फिर वहीं आ गई ओरेकल, उसने कहा कि नहीं ये तो हमारा कॉपीराइट है। तो आज अगर आप जाके जाके देखोगे ना, तो जावास्क्रिप्ट ओरेकल का कॉपीराइट है, और ऐसी ऐसी कोई लैंग्वेज है नहीं। तो इन्होंने अब क्या करा कि भाई जावास्क्रिप्ट नाम भी डाल सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करी जिसको बोलते हैं एक्मा इंटरनेशनल। एक्मा इंटरनेशनल का सिंपल सा काम क्या है, ये एक यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो स्टैंडर्ड लिखती है, जैसे कि डीवीडी, C#, इन सभी का स्टैंडर्ड यही लिखती है, ठीक। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि यार देखो, एक्मा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होगी, ठीक है, जो ऐसे बिहेव करेगी। तो पॉइंट है, ये लोग कहते हैं कि भाई देखो ये चीज़ ऐसे बिहेव करनी चाहिए, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड लिख देते हैं कि हाँ भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो एक्मा स्क्रिप्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना आपका, ठीक है, उस तरीके से उन्होंने एक्मा स्क्रिप्ट के लिख दिया स्टैंडर्ड, ठीक। तो क्या है, जो एक्चुअल लैंग्वेज जो है ना, वो अब उसका नाम है एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज इन स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी उसको बोलेंगे एक्मा स्क्रिप्ट। तो जो जावा स्क्रिप्ट सुनते हो ना, वो क्या है, एक्चुअली एक्मा स्क्रिप्ट है। इसके बाद इसके अलग अलग वर्जन आए हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ES बोलते हैं, एक्मा स्क्रिप्ट को ES बोलते हैं, ठीक है। तो ES1 हो गया, ES2 हो गया, ठीक है, ES3 हो गया, ठीक है। ES3 बहुत पहले आई थी। इसके बाद आपके पास ES4 कैंसिल कर दी उन्होंने, ES5 आई सीधा, ठीक है। एंड देन 2016 के अंदर ES6 आई, जहाँ बहुत सारी फीचर्स आई, जैसे कि आपके पास प्रोमिसेस आए, लेट पार कॉन्स्ट आए, बहुत सारी फीचर्स आई। तो ये आपके पास वर्जन हैं इसके, ठीक है। और जो एक्मा स्क्रिप्ट है ना, ये कोई भी नहीं लिखता, ये सारे ब्राउजर के वेंडर्स लिखते हैं मिलके, कि सारे अपने एक एक साथ आते हैं, इकट्ठा होते हैं। इसके लिए TC39 ये कमेटी है, ये बैठती है और ये डिफाइन करती है कि लैंग्वेज में क्या क्या फीचर होने चाहिए। इसके बाद ये लैंग्वेज वाले बंदे अपने आप, क्रोम वाले अपना आप इम्प्लीमेंट करते हैं V8 के थ्रू, फायरफॉक्स वाले अपना इम्प्लीमेंट करते हैं स्पाइडर मंकी के थ्रू, ठीक है। और आपके पास एप्पल वाले वेब किट के थ्रू अपने आप इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये तीन हैं बंदे जो अलग अलग, मतलब कि स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है। तो एक्मा स्क्रिप्ट की ये बात होगी। अब अगली चीज़ हमारे पास सवाल आता है कि यार देखो ये वनीला जावा स्क्रिप्ट क्या होती है। तो जो सिंपल, अगर आप जावा स्क्रिप्ट यूज़ करोगे ना, तो उसको वनीला बोलेंगे,
ठीक है। इसके बाद ये 6 के बाद इन्होंने ईयरली कर लिया, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में 10 साल का अंतर था, इसके बीच में इसके बीच में 10 साल का अंतर था। ठीक है। इसके बाद ES7 ES8 ईयरली इन्होंने करते गए, ये रिवीजन करते गए, ये लिखते रहते स्टैंडर्ड्स, रूल बुक लिखते हैं और ये लोग करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। ठीक है। तो बेसिकली जो कंपाइलर जो होता है ना आपका, ये इंटरप्रेटर प्लस जेट कंपाइलर, ये आपका जिसको हम लोग इंजन बोलते हैं, ये आपका इस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये लोग लिखते हैं। ठीक। अच्छा, तो अब ये बातें हो गई हमारी। अब इसके बाद क्लियर कर लेते हैं क्या ये आपके पास नोड जेएस क्या है। तो नोड जेएस बेसिकली क्या है, एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट चलती है। ठीक है। तो एक एनवायरनमेंट है, इसमें काफ़ी सारे फीचर हैं। ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ है आपके पास वनिला जावास्क्रिप्ट, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का वनिला जावास्क्रिप्ट बोलोगे। ठीक है। ES ECMA स्क्रिप्ट बोल दिया, स्टैंडर्ड्स को जो फॉलो करता है उसको ECMA, इसके अलग अलग वर्जन है आपके पास। ठीक है। तो ये हो गया आपका ES। इसके बाद लास्ट सवाल हमारा क्या, ये एंगुलर जेएस क्या था हमारे पास, व्यू जेएस क्या है, इसके बाद रिएक्ट जेएस क्या है। तो यार ये बताऊँ क्या है, जैसे ना कभी भी यूआई जो होता है ना, यूआई को चेंज करने में सबसे ज़्यादा पावर लगती है। अगर आप फ़ोन में देखोगे तो ना, ज़्यादातर जो पावर लगती है ना वो डिस्प्ले को डिस्प्ले कंज्यूम करता है। ठीक है। जैसे कि आप गेम्स खेलते हो देखोगे कि प्रोसेसर इतने महंगे नहीं होते, लेकिन जीपीयू बहुत महंगे होते हैं। तो यूआई पे चेंज करना सबसे कॉस्टली ऑपरेशन होता है ब्राउज़र के अंदर। ठीक है। तो जो नॉर्मल तरीका है ना जिससे हम करते हैं, उससे जो ये कॉस्ट है ये काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है। किसको, यूआई चेंज करने को। अब जैसे अगर आप लोग मान लो फेसबुक पे विजिट कर रहे हो या लिंक्डइन पे विजिट करते हो, लिंक्डइन में बहुत सारी मूविंग फीचर है, बहुत सारे बटन्स हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ चेंज करोगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस कर रहे होगे, तो आपको अपना जो एल्गोरिथम है वो ऑप्टिमाइज रखना पड़ेगा, और जो जो नया डेवलपर होता है वो नहीं कर पाता। तो बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ पे बड़ा बड़ा काम होता है वहाँ पे एंगुलर जेएस, व्यू जेएस या रिएक्ट जेएस का यूज़ करा जाता है, जो हमारे लिए हम उनकी लैंग्वेज, जैसे कि रिएक्ट जेएस JSX में कोड लिखवाता है। ठीक है। और फिर हम उनकी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, और फिर वो हमारे लिए एक ऑप्टिमाइज्ड यूआई चेंज करने का एल्गोरिथम लिख देता है। ठीक है। बेसिकली ये है कि भाई जो नया डेवलपर है उसको यूआई चेंज करना इतना नहीं आता, तो आपके लिए ये जो फ्रेमवर्क्स है ना, कहते हैं हमारे हिसाब से कोड लिखो ताकि हम उसको ऑप्टिमाइज करके ब्राउजर पे डालें और ब्राउजर उसको कम से कम मेहनत में चेंज कर पाए। तो आज की वीडियो में जैसे इतना ही था। इस वीडियो को अच्छे से देखना। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारे आगे के जो कंसेप्ट हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, क्योंकि आपको पहले टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को टर्म्स भी पता नहीं होती हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और तुम्हारे पास सवाल तो पूछ सकते हो। टिल देन बाय बाय, नमस्ते, sayonara।